नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और एक बहुत ही अटपटी सी खबर है और ये आपको भी लगेगा कि कैसी खबर है, बट इम्पॉर्टेंट खबर है क्योंकि ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी कुछ सालों बाद जरूर देखने को मिलेगा। ये खबर जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रूस की एक नई जनसंख्या के लिए रणनीति है कि 25 वर्ष से कम आयु वाली स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स 18 एज ऑफ 18 से ऊपर पर इन महिलाओं को मिलेगा 25,000 रूबल यानी कि 80,000 रुपए अगर इन्होंने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया। अब ये आपको लगेगा कि कैसी पॉलिसी है, क्या ऐसी पॉलिसी भारत में भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, आज नहीं तो कम से कम 50 साल बाद भारत भी इसी से गुजरने वाला है। जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या फर्टिलिटी रेट की नज़र से अगर हम देखें घट रही है, फिलहाल तो आपको लगता होगा बहुत जनसंख्या, और हाँ हम बहुत हैं, भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे बड़ी है, पर फर्टिलिटी रेट गिर रही है। 2.01% की फर्टिलिटी रेट हो गई हमारी, मतलब आगे 50 साल में हम देख सकते हैं भारत की जनसंख्या भी डेफिनेटली गिरेगी और ऐसा ही कुछ भारत को भी करना पड़ेगा जो रशिया को करना पड़ा है। रशिया में रिकॉर्ड लो बर्थ रेट हो चुका है और यहाँ पे 2.1% है बेसिकली, और वैश्विक एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो। इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल रशियन स्टूडेंट्स को जिस प्रकार से सरकार यहाँ मदद देने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि कितनी ज़्यादा ये टिकिंग बॉम्ब पे बैठा है। अभी रूस टिकिंग बॉम्ब पे बैठा है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो चुकी है। अच्छा, ये स्थिति जो है सिर्फ रूस की नहीं है, ये स्थिति और भी देशों की। अगर हम देखें बाकी देशों की बात करें तो जापान में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। जापान की बात करें तो यहाँ लिखा है जापान विल गो एक्सटिंक्ट। जिस प्रकार से यहाँ पे जनसंख्या गिर रही है, जापान भी बहुत जल्दी खतरे में अब तो आ ही चुका है, खतरे में और आगे आने वाला होगा। सिर्फ जापान ही नहीं, इसके अलावा चीन में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। चीन में जो पॉलिसी आई थी इससे पहले, वन चाइल्ड पॉलिसी जो 2016 में खत्म कर दी गई थी, आज इसके लिए चुनौती बन चुकी है। इसके अलावा सिर्फ चीन नहीं, दक्षिण कोरिया में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया की भी जनसंख्या लगातार गिरती चली जा रही है। रूस तो है ही, साथ ही साथ इटली में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों देखने को मिल रही है और भारत को इससे क्या सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि इलॉन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसमें दिखाया गया था कि चाइना और इंडिया दोनों की ही पॉपुलेशन आगे चल के गिरने वाली है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है रूस में, क्या हाल चल रहा है। रूस में रहना है तो बच्चे पैदा करना ज़रूरी है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। पुतिन सरकार लाने जा रही है बिल। किस प्रकार से यहाँ पे परेशानी बढ़ रही है उसको तो हम देखेंगे, पर आप ध्यान रखिए कि अगर हम डेटा देखें, डेटा जो आपका 2024 का डेटा है, कुछ शुरुआती महीनों का, तो यहाँ पे रिकॉर्ड लो बच्चों का जन्म हुआ था। अप्रोक्सीमेटली बस 6 लाख बच्चे जन्मे थे शुरुआती दौर पे। अब 6 लाख बच्चे जन्मे हैं तो मतलब बहुत कम फर्टिलिटी रेट हो रहा है यहाँ का। 2023 की तुलना में 16,000 कम बच्चे थे, 2.7% कम बच्चे थे 2024 में। और अगर इसी तरह चलता रहा तो रूस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। यह आर्थिक चुनौती भी हो जाएगी, सामाजिक चुनौती हो जाएगी और सैन्य रूप से भी चुनौती हो जाएगी। सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले रूस ने यह भी कहा था कि जो भी यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि एक बच्चा सबसे अच्छा, या फिर जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि डुअल इनकम नो किड्स, आय दोनों माता पिता की अच्छी है, पर ये चाहते हैं कि ये बच्चे ना करें, हमेशा अपने डुअलिटी में ही रहें और फैमिली ना आगे बढ़ाएं। इसके खिलाफ भी पुतिन ने कड़े कदम उठाए हैं। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा इतनी क्या ज़रूरी बात है, इतना क्या इम्पोर्टेंट हो गया कि हमें अचानक से जनसंख्या के लिए परेशान होना पड़ा, जबकि इंडिया में निकलो तो हर जगह भीड़ भड़ाका ही रहता है। तो बहुत डिफरेंट है, दुनिया सिर्फ इंडिया से नहीं बनी है ना, दुनिया में और भी चीज़ें हैं, इसीलिए आपको इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रूस दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग वाला देश है। अगर आप इसकी बात करें तो ये एशिया में भी फैला हुआ है और यूरोप में भी फैला हुआ है, और यूरोप वाला जो क्षेत्र है यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है एज कम्पेयर टू एशिया। तो इसके पास स्रोत बहुत है, पर उस स्रोत का इस्तेमाल कैसे करेगा ये बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे कम जन्म दर, लो बर्थ रेट सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि आने वाली पॉपुलेशन जो वृद्ध होने वाली है उनको संभालने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे भारत नज़र गड़ा के बैठा है कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को वहाँ भेज दें ताकि यही सारी चीज़ें आउटसोर्स हो, सर्विस सेक्टर हमारा बढ़े। तो रूस में जन्म दर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफ़ी नीचे हो चुका है, वैश्विक स्तर से कम हो चुका है। यहाँ पे आर्थिक असुरक्षा और जीवन यापन की भी उच्च लागत है।
यानी कि आजकल के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा हो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, हम उसमें जितना इन्वेस्ट कर सके करें। बट अगर उस तरह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक उत्थान नहीं रहेगा तो बच्चों को करने का फ़ायदा क्या, ऐसी सोच रखते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट, हम दो हमारे एक, या फिर हम दो हमारे कोई भी नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ भारत में भी इसी प्रकार की चुनौती आप देख रहे होंगे। माता पिता दोनों काम करते हैं, लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि एक नए जीवन को कैसे दुनिया में लाएं जब हम उसका ख्याल ही नहीं रख पाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो रूस कह रहा है कि यहाँ पे भी युवा दंपतियों का छोटा परिवार को प्राथमिकता देना भी बहुत बड़ा कारण हो चुका है। उच्च मृत्यु दर की भी बात हो रही है, हाई मोर्टालिटी रेट है, क्योंकि यहाँ के लोग अल्कोहलिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ के लोग शराब बहुत पीते हैं। इसके अलावा धूम्रपान जैसी आदतों की वजह से हृदय रोग बढ़ता चला जा रहा है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। कुशल श्रमिक और युवा वर्ग का विदेशों की ओर पलायन, क्योंकि जब से वॉर शुरू हुई है 2022 के बाद से काफ़ी सारे लोग आसपास के क्षेत्र में चले गए हैं, स्पेशली कजाकिस्तान। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इस देश में अब कुछ रखा नहीं है, तो दूसरे देश में जा रहे। माइग्रेशन भी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें यहाँ पे जितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं, बस 2022 की अगर बात करें तो 75 लाख लोग वर्किंग थे रूस में, जो कि काफ़ी कम है। अगर अभी देखें तो ठीक है, बट आगे चल के देखेंगे तो उस हिसाब से इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे चल के। पुरुषों की औसत आयु लगभग 67 ईयर्स की है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब आप पैदा होते हैं तो आपकी जीवन प्रत्याशा कितनी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरे वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की बात करें तो 72 ईयर्स है, भारत की भी इतनी ही है। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बहुत कम है। एक तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन होती है, जो 15 से लेके 59 के बीच में होती है, ठीक है, 15 to 59, और 0 to 14 और 60 प्लस, इसको हम निर्भर जनसंख्या कहते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। तो निर्भर जनसंख्या को निर्भर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जनसंख्या का कोई भी योगदान नहीं होता है वर्क करने में, साथ ही साथ कोई भी योगदान आर्थिक रूप से भी नहीं होता है। तो इनका टेक केयर करने के लिए, जैसे वृद्धों की बात करें तो पेंशन योजना, वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ के लिए योजना, इनके लिए आवश्यकता होती। जैसे आयुष्मान भारत में क्या था, इससे पहले आयुष्मान भारत पर फैमिली दिया जाता था 5 लाख का कवरेज। बट अगर हम बात करें आज के समय में, कोई भी वृद्ध, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो गरीब बैकग्राउंड से हो, चाहे वो अमीर बैकग्राउंड से हो, 70 से अगर अधिक है तो उसको आयुष्मान भारत कार्ड जरूर मिलेगा। तो इसके तहत भी आप देखिए उसमें भी खर्चा होगा, बट अगर खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी और वृद्धों की पॉपुलेशन बढ़ गई तो, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ गई तो, इनको रिप्लेस करने के लिए बच्चों की जन्म दर बढ़ी नहीं तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण भी एक कारण बताया जा रहा है। आप देखते होंगे हमारे भारत में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जब से चला, तो बेटियों को एक प्रकार से हमने मौका दिया, और मौका मिलना भी चाहिए कि आप पढ़िए, अपने आप को सशक्त करिए फाइनेंशियल रूप से। पर अगर आगे चल के एज ज़्यादा हो जाती हैं तो बेटियां क्या करती हैं, फिर वो अपने प्रजनन दर को कम कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही बच्चा सबसे अच्छा, या फिर 2 बच्चे। तो इस हिसाब से क्या होता है कि प्रजनन दर कम होता चला जाता है लेट शादियां होने की वजह से, और एज ज़्यादा बढ़ती है तो बेबीज़ भी हेल्दी नहीं होते। ये फैक्ट है। बायोलॉजिकल क्लॉक इज समथिंग दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी एक्सेप्टेड। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आजकल की महिलाएं एक बहुत बड़ी फैमिली को ध्यान में नहीं रख पा रही हैं। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव आता है, जैसे कार्यबल की कमी होने लगती है। तो जब कार्यबल की कमी होने लगेगी तो उत्पादन में गिरावट होगा। अब सरकार के पास स्रोत ही नहीं है आय का, पर पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएं देनी है तो इस पर भी बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा वृद्धजन आबादी का अनुपात भी बढ़ाया जाएगा। भारत में भी माना जाता है 2050 में रिकॉर्ड तोड़ आबादी होगी वृद्धों की। सामाजिक संरचना में भी असंतुलन होगा, इसको डेमोग्राफिक इंस्टेबिलिटी कहा जाएगा। इसके अलावा रूस की बात करें तो उसकी सैन्य शक्ति में भी कमी आएगी। अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज की तो 5वें नंबर पे ये रशिया को ही रखते हैं। स्टैटिस्टा ने बताया है, स्टैटिस्टा एक ऐसी एजेंसी है जो डेटा संग्रहण करती है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो एक्टिव पर्सनल आर्मी में जिसने डिप्लॉय किए हैं वो चीन के पास है, चाइना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। चाइना के पास 20 लाख एक्टिव पर्सनल है जो तैयार हैं लड़ने के लिए, तो भारत के पास 14 लाख के करीब है। 2022 तक का डेटा है ये। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे नंबर पर यूएसए है, चौथे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, और 5वें नंबर पर रूस है। इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया है और उसके आखिरी में आप देखेंगे तो रूस है 11 लाख के साथ,
ठीक है, 11 लाख की पॉपुलेशन के साथ है। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इसकी, दक्षिण कोरिया, माफ करिए, नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, उत्तर कोरिया। तो अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया, रूस, ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपने आप को सैन्यकरण कर करके और सशक्त कर चुकी हैं। उत्तर कोरिया की बात थी वो। तो जिस प्रकार से सशक्तिकरण हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं रूस के पास अगर सैनिक ही नहीं रहेंगे तो आगे जो अभी वॉर चल रही है यूक्रेन के खिलाफ, आगे इसको कैसे निपटाएंगे, है ना। इसके अलावा आर्थिक प्रोत्साहन जैसे कदम सिर्फ रूस ने नहीं उठाए हैं, चीन ने भी उठाए हैं कि बच्चे करिए, हम आपको आर्थिक रूप से सहायता देंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हमें बच्चों को पालने के लिए हमारे पास वित्तीय रूप से सहायता नहीं है, तो वो भी करने के लिए तैयार है। नवविवाहित और कम आयु वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। बच्चों के जन्म पर नकद पुरस्कार दिया जा रहा है और साथ ही साथ मृत्यु दर घटाने के लिए हेल्थ केयर में लगातार निवेश भी हो रहा है। यहाँ पे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से शराब और धूम्रपान पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। कुशल श्रमिकों को रूस में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बड़े परिवार की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि इंडिविजुअल ही रहना, व्यक्तिवाद ज्यादा है जिसमें, उनको भी पनिशमेंट दी जा रही है। इसके अलावा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय रहते भारत को तैयारी करनी होगी। भारत अभी फिलहाल तो जनसंख्यिकीय लाभांश में है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, अगर हमने उसको स्किल किया, उसका कौशल विकास किया, उसके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, उसके हेल्थ में इन्वेस्ट किया, तो भारत आगे चल के इकोनॉमिक रूप से आगे बढ़ेगा। पर अगर हम बात करें अभी की पॉपुलेशन, अगर हमने उसको स्किल पे काम नहीं किया, अगर उसको हमने रोजगार नहीं दिया, तो ये डेमोग्राफिक बॉम्ब बन सकता है, गृह युद्ध जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो अगर अभी हमने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली तो आगे आने वाले 50 से 100 साल हमारे लिए आसान होंगे। पर हमने अभी मेहनत अगर नहीं की और हम बाद में वृद्ध हो जाएंगे, साथ ही साथ हमको रिप्लेस करने के लिए जन्म दर भी कम है, बच्चे नहीं आएंगे, तो क्या होगा, हमारी कंट्री भी ऐसी आगे चल के परेशान हो सकती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। रूस के अन्य क्षेत्रों में भी युवा महिलाओं को बच्चे करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इसी तरह की योजनाएं लागू की जा रही है। अगर हम बात करें कुल मिलाकर रूस के कम से कम 11 क्षेत्रीय सरकारें हैं जो महिलाएं छात्रों को बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। चीन में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उससे पहले ये देख लेते हैं, बाकी चीजें देख लेते हैं। जैसे टिपिंग पॉपुलेशन देखो, आगे चलते हुए अगर 2100 बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के अंत तक आप देखेंगे कि कुछ कुछ कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होने लगेगी, डिक्लाइनिंग पे आ जाएगी, जिसमें यूएसए है, कनाडा है और पाकिस्तान भी है 2100 तक। भारत की टिपिंग पॉइंट पता है कब आएगा? भारत का टिपिंग पॉइंट 2060 से 65 के बीच में आने लगेगा। मतलब 2060 से 2065 के बीच में आप जनसंख्या में कमी देखना शुरू कर देंगे। मतलब बर्थ रेट बहुत कम हो जाएगा। उससे पहले ही चीन का आ जाएगा 2045 से 50 के बीच में। चीन में टिपिंग पॉइंट अभी से आना शुरू हो गया है, तो ये दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे रूस के लिए बोला गया था 2020 के बाद से आने लगेगा, जो कि सत्य हुआ। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारे भी ऐसी सिचुएशन आज से 30 से 35 साल बाद देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लार्ज पॉपुलेशन डिक्लाइन देखिए, जैसे चाइना और इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना की एक अचानक से पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिल रही है और भारत की भी अचानक से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इलॉन मस्क ने भी काफी ज्यादा चिंता जताई थी। जैसे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में आई थी और लागू इस नीति को जन दर को अत्यधिक प्रभाव किया। तब तो नसबंदी भी हो रही थी कि एक बच्चे से अधिक ना हो, पॉपुलेशन बहुत हाई थी। पर ये लॉन्ग टर्म सही नहीं निकला क्योंकि 2015 में से समाप्त कर दिया गया और 2021 में बोला गया कि आप 3 बच्चे करिए। ठीक है, इसकी अनुमति दी गई, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव बड़ा उसी तरह बन गया। तो वहां पे चीन में ज्यादातर बच्चे सोचते थे कि हम भी अकेले थे तो हम कैसे 2 बच्चे संभालेंगे। उच्च जीवन यापन की लागत, शहरीकरण और करियर प्राथमिकता के कारण भी जन्म दर में गिरावट आ रही है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, जिससे वृद्ध आबादी की भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। अब उनका केयर कौन करेगा, उनका टेक केयर कौन करेगा? रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए युवा वर्ग का प्रवास हो रहा है। महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने से शादी और बच्चा पैदा करने पर भी विलंब हो रहा है। ये चीन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी तरह की प्रॉब्लम भारत भी देखेगा और भारत को ऐसी कंट्री से हाल में सोचना चाहिए कि किस तरह समन्वय बढ़ाना है और किस तरह इनकी नीतियों को अभी समझ के आगे हमें ध्यान में रखना है, हम भी क्या क्या लागू कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।